Hello everyone. Today we are going to start new topic in which we will study about finding focal length of convex lens. ठीक है, हम लोग उन मेथड्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे जिसमें किसी कन्वेक्स लेंस का प्रैक्टिकली आपको फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करना है इस चीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कई सारे मेथड है बेटा, उसपे से सबसे इंपॉर्टेंट है पहला बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या है बेटा? बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसका नाम डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों पड़ा, ये जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि इसका नाम डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों पड़ा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? तो चलो समझते हैं इसमें क्या करना है। मान लो बेटे, यहां हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट का नाम है सपोज ए बी। ओके, और इसकी जो हाइट है उसको नाम दे दिया मैंने एच ओ, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहां पर मैंने क्या किया, एक लेंस लगाया। ठीक है, यहां पर मैंने एक लेंस लगाया और यहां पर हमने एक स्क्रीन रखी। ठीक है, क्या रखी? स्क्रीन रखी। देखो बेटा, जब भी बात स्क्रीन की कर दी जाए मेंशन आपके क्वेश्चन में, तो आपको समझ जाना है कि ये जो इनडायरेक्टली हमें हिंट कर रहा है कि जो हमारा इमेज है वो रियल टाइप का इमेज होगा, यानी रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट रहा बेटा, ये लेंस है और ये स्क्रीन है। इसमें क्या किया जाता है, मिरर्स ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट से स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लिया जाता है कैपिटल डी, और ये डिस्टेंस क्या रखा जाता है बेटा? फिक्स। यानी ऑब्जेक्ट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या है बेटे? फिक्स है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हमने कांस्टेंट रखा है कैपिटल डी। अब लेंस हमने यहाँ पर एक ऐसी जगह पर लेंस को प्लेस किया। ठीक है, एक ऐसी जगह पर लेंस को हमने प्लेस किया जिससे कि इसका इमेज कहाँ बन जाए? यहाँ पर बन जाए। ठीक है, ध्यान से समझना बात को, इसकी इमेज कहाँ बन जाए? यहाँ पर बन जाए। ओके, तो चलो इसका इमेज फॉर्मेशन करके देखते हैं। ठीक है, तो एक लाइट रे हमने मान लो इस तरीके से ले गया बेटा, वो कहाँ से जाएगा? फोकस से चला जाएगा। तो इस तरीके से फोकस से चला जाएगा, और हमने एक ऑप्टिकल सेंटर से लिया, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, और ये इसमें आ नहीं रहा है बेटा, तो ऐसा जाकर के यहाँ पर एक फाइनल बहुत बड़ा एक इमेज इस तरीके से बना। ठीक है, एक इमेज हमको इस पोजीशन पर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा एक इमेज बना, इसको हमने बोला हाइट ऑफ इमेज 1। ठीक है, फर्स्ट इमेज जो बना उसकी हाइट यहाँ पर ऐसे हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, ध्यान से समझना है। पहले हमने ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को फिक्स कर दिया और उसके बीच में एक लेंस को रखा। लेंस को आप इधर मूव कर सकते हो, है ना, इस लेंस को हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तो मूव करते करते एक ऐसी जगह पर उसको स्थिर करा, ऐसी जगह पर उसको स्टेबल किया जहां से क्या हो रहा है, हमें एक इमेज मिल रहा है इस स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, तो ऐसा एक सिचुएशन मिला जिसमें हमें एक शार्प इमेज इस स्क्रीन पर मिला। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इमेज का पोजीशन 1। अब एक चमत्कार देखा गया। क्या चमत्कार था वो? इस लेंस को और इधर सरकाया गया तो एक और पोजीशन लेंस का ऐसा मिला। ठीक है, लेंस का एक और पोजीशन ऐसा मिला जिसमें फिर से इमेज यहीं पर बनी।
ठीक है, क्या ऐसा संभव है? यस, ऐसा संभव है। ठीक है, अगर मैं वहां रखूंगा तो इस तरीके से आएगा बेटा। ये मान लो इसका फोकस है, तो ये इस तरीके से ऐसा आ जाएगा, और एक जो है हमने इस तरीके से लिया, तो देखो एक और इमेज बना। आ रही बात समझ में? तो ऐसे दो पोजीशन के लिए हमको सेम प्लेस पर इमेज मिलता है। इस सेकंड इमेज की हाइट हमने क्या ले लिया बेटा? h2। ठीक है, तो पहला जो इमेज था उसको हमने बोला a डैश b डैश, और जो दूसरा इमेज मिला वो बोलता हूं मैं a डबल डैश b डबल डैश। तो ऐसे दो इमेज अपने को मिलते हैं दो डिफरेंट पोजीशंस के लिए। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या किया, ना तो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, ना तो स्क्रीन को डिस्प्लेस किया हमने, बल्कि क्या किया, लेंस को ही डिस्प्लेस किया। ये देखो बेटा, ये अलग लेंस और ये अलग लेंस नहीं है, बल्कि उसी लेंस को हमने क्या किया, डिस्प्लेस करके इधर ले आया। तो यानी लेंस के दो अलग अलग पोजीशन के लिए हमको सेम जगह पर इमेज बनता है फॉर द सेम ऑब्जेक्ट। उसी ऑब्जेक्ट के लिए उसी स्क्रीन पर लेंस के दो पोजीशन के लिए डिफरेंट इमेज प्राप्त होते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? तो ये चूंकि लेंस को हमने डिस्प्लेस किया है ना, इसलिए इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। हमने लेंस को जो डिस्प्लेस किया वो मान लो उसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल d है। ठीक है, तो और इसकी फोकल लेंथ क्या है, सपोज f है। तो बेटे मैंने लेंस को सिर्फ डिस्प्लेस किया है, लेंस की फोकल लेंथ तो नहीं चेंज होगी। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ किसकी प्रॉपर्टी होती है, लेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो जब तक लेंस नहीं बदलेगा तब तक फोकल लेंथ नहीं बदलेगा, है ना। ठीक है, पोजीशन चेंज होने से उसकी फोकल लेंथ पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे मेरी बात समझ में? तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये दो अलग अलग लेंस नहीं है, बल्कि एक ही लेंस को एक बार मैंने यहाँ रखा है और दूसरी बार मैंने यहाँ रखा है। ठीक है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। ओके, इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? अब समझो, मान लो बेटा ये पोजीशन 1 के लिए, तो फॉर पोजीशन 1 ये क्या चीज है, स्क्रीन है। फॉर पोजीशन 1, ओके बेटे, मान लो इस लेंस से इसकी दूरी क्या है, x1। तो ये क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्या है, फिक्स है। तो ये मैंने x1 ले लिया, तो बेटा ऑब्वियसली ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, d माइनस x1। तो बेटा आपको क्लियरली सीन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इमेज बन रहा है, तो दिस डिस्टेंस बिकम्स द इमेज डिस्टेंस, है ना। ये जो है वो इमेज डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर u हो गया कितना, माइनस ऑफ x1, और v हो गया कितना, प्लस हो जाएगा इसमें d माइनस x1, है ना, ऐसा। तो लेंस फॉर्मूला यूज करो, तो सिंस 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, तो 1 अपॉन v हम क्या लेंगे बेटा, d माइनस x1 माइनस 1 अपॉन u क्या लेंगे, माइनस x1 इक्वल टू 1 अपॉन f। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, देयरफॉर 1 अपॉन d माइनस x1 प्लस 1 अपॉन x1 इक्वल टू 1 अपॉन f। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये सिचुएशन 1 के लिए हमने इस तरीके से प्राप्त कर लिया। ठीक है, आगे मेरी बात समझ रहे हो? ठीक, अब जो इमेज लेंस को जब मैंने यहाँ ले आया, तो अब इस लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी बदल गई, है ना। ये दूरी मैंने मान लिया क्या बेटा, x2। तो अब बताओ ये दूरी कितना बची बेटा, चूंकि d टोटल d था, ये x2 हो गया, तो ये क्या हो गया, d माइनस x2। तो फॉर पोजीशन 2, फॉर पोजीशन 2 क्या हो जाएगा बेटा, u इस बार कितना हो जाएगा, u इस बार हो जाएगा माइनस x2, और v इस बार क्या हो जाएगा, d माइनस x2। देयरफॉर, है ना, 1 अपॉन v के बदले क्या लिखूंगा, d माइनस x2 माइनस u के बदले क्या लिखूंगा, माइनस x2 इक्वल टू 1 अपॉन f। माइनस माइनस प्लस हुआ बेटे, तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन d माइनस x2 प्लस 1 अपॉन x2 इज इक्वल टू 1 अपॉन f। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसे दोनों पोजीशन के लिए हमने x1 और x2 निकाल लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आया। अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखा जाए बच्चे, तो दोनों का RHS क्या है, इक्वल है।
तो चूंकि दोनों का RHS इक्वल है तो दोनों का LHS भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बेटा, 1/d-x1 प्लस 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2, सॉरी 1/d-x2 प्लस 1/x2, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। अब बच्चे अगर अपन इसको देखें, इस इक्वेशन को देखें, तो ये दोनों जो पार्ट है इधर के LHS का पार्ट और RHS का पार्ट है, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो कैसे इक्वल होगा बेटा, या तो ये इसके बराबर हो जाए या तो ये इसके बराबर हो जाए, है ना। कोई एक टर्म दूसरे के बराबर होगा तभी जाकर के ये कंप्लीट टर्म एक दूसरे के बराबर हो पाएंगे, समझ गए मेरी बात। तो अगर मैं मानूं कि ये और ये आपस में बराबर हैं, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है इस चीज की, है। तो अगर ये और ये मैं बराबर मानूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x1 और x2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है, 1/x1 बराबर हो जाए 1/x2 की, है ना। therefore x1 इक्वल्स टू हो जाए x2। बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है, कभी भी बताओ ये और ये बराबर हो सकते हैं क्या, फिर तो हमारा मतलब ही नहीं रह जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मेथड का मतलब ही क्या है बेटा, दो अलग अलग पोजीशन लेना है, दो अलग अलग पोजीशन लूंगा तो x1 और x2 अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट हो जाता है, ठीक है, दिस पॉसिबिलिटी इज रूल्ड आउट, दिस पॉसिबिलिटी इज रूल्ड आउट। ओके बेटे, ये रूल आउट हो गया यहां से। अब दूसरी चीज देखो बेटे, कहां पे गया, अब दूसरा हमारा ये और ये, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो बेटा ये दोनों तो ऑटोमेटिक बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों तो ऑटोमेटिक बराबर होंगे। तो चूंकि ये इसके बराबर नहीं हो सकता, है ना, ये इसके बराबर नहीं हो सकता, तो ये भी इसके बराबर नहीं हो सकता। आगे मेरी बात समझ में, ये भी इसके बराबर नहीं हो सकता। तो अब बेटा चूंकि ये इसके बराबर नहीं हो सकता, ये इसके बराबर नहीं हो सकता है, तो इसके बाद सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बचती, ये इसके बराबर हो जाए और ये इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/d-x1 इक्वल टू हो जाए 1/x2 के। तो देयरफॉर d-x1 इक्वल टू हो जाएगा x2 के, देयरफॉर d इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 के, ठीक है। d किसके बराबर हो जाएगा, x1 प्लस x2 के। सिमिलरली, है ना, ये इसके बराबर हो गया बेटा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, देयरफॉर 1/d-, हाँ ठीक ठीक, दोनों से ही करेंगे तो एक ही चीज आएगा, है। तो d इक्वल्स टू क्या हो गया, x1 प्लस x2। ओके, इसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, इक्वेशन नंबर 3, d इक्वल टू x1 प्लस x2। अब यहां पर आओ, ये चीज देखो कितना है x2 और ये चीज कितना है x1, ठीक है बेटा, और ये क्या है d। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, x2 माइनस x1 करेंगे तो d बचेगा, ठीक है। तो देखो d इक्वल टू क्या हुआ, x2 माइनस x1, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। अब जब अपन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर अगर मैं ऐड करूं, एडिंग करने पर देखो क्या होता है बेटा, प्लस x1 माइनस x1 कट जाएगा, तो d प्लस डी इक्वल्स टू क्या बचेगा, 2x2, देयरफॉर x2 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, d प्लस डी बाय 2, ठीक है। x2 इक्वल टू क्या बचा, d प्लस डी बाई 2। तो ये जो हमने x2 लिया था, है ना, ये x2 लिया था, इसकी वैल्यू को मैं ऊपर कहीं नोट कर देता हूं। x2 इक्वल्स टू आया
डी प्लस डी बाय 2। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं इसको माइनस करूं, ठीक है बेटे, इन दोनों इक्वेशन को अगर माइनस करूं तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस x2 माइनस x2 कैंसिल हो जाएगा, d माइनस डी इक्वल्स टू क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ x1 बचेगा। ठीक है, तो इस बार x1 मिलेगा मुझे d माइनस डी बाई 2। तो ये x1 जो हमने एज्यूम किया है, ये x1, वो x1 कितना है, d माइनस डी बाई 2। तो देखो ये x2 और x1 है, ये दोनों चीज मिल गया। मतलब वो जो पोजीशन है ना दोनों लेंस की, वो फिक्स है ना, d प्लस डी बाई 2 और d माइनस डी बाई 2। तो ये पोजीशन हमारा फिक्स है। आ गई मेरी बात समझ में। तो अब क्या करें, तो बेटे चूंकि आपको x1 मिल गया, तो अगर मैं बोलूं कि d माइनस x1 कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो ना। देयरफॉर d माइनस x1 बराबर हो जाएगा d माइनस डी बाय 2। तो हो जा रहा है ये 2d माइनस डी प्लस डी बाय 2। तो d प्लस डी बाय 2, दिस इज d माइनस x1। ठीक है, d माइनस x1। आगे मेरी बात समझ में आपको? ओके, तो बेटा आपको फिर से एक और नया चीज समझने में आ रहा है कि जब मेरा ये x1 है, तो ये देखो कितना आया, d माइनस x1 है ना बेटा। जब ये x1 है तो ये क्या आया, d माइनस x1, और d माइनस x1 देखो किसके बराबर है, x2 के बराबर है ना बेटे। आ रही मेरी बात समझ में? यानी जब ये x1 लिया तो ये किसके बराबर आ रहा है, x2 के, है ना। मतलब ये डिस्टेंस इसके बराबर आ रहा है। सिमिलरली जब आप ये x2 लोगे ना, तो ये वाला क्या आएगा, x1 आएगा। क्लियर है? जब आपने ये x1 लिया तो ये स्क्रीन से लेंस की दूरी क्या आएगी, x2, और जब आप इसको x2 लोगे तो इससे इसकी दूरी क्या आएगी, x1। इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब अभी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, अभी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और जो इमेज डिस्टेंस है, दूसरे पोजीशन में इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जा रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बन जाएगा। क्लियर? तो ऐसी कहानी हो रही है। आगे देखो, अब बेटे अगर मैं यहां पर सिचुएशन 1 में फॉर पोजीशन 1 लेंस फॉर्मूला यूज करूं, तो 1/v, इस समय v क्या है बेटा, d माइनस x1, यानी d प्लस डी बाई 2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 1/u, u क्या है बेटा, माइनस x1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x1 की वैल्यू क्या है, d माइनस डी बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा, इक्वल्स टू 1/f। तो ये 2 कॉमन हो जा रहा है, d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा बेटा d प्लस डी माइनस डी इक्वल्स टू 1/f। ये कैंसिल हुआ, 4d अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/f। देयरफॉर f इक्वल्स टू d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4d। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। ठीक है, तो जो हम यहाँ पर लेंस यूज कर रहे हैं, जिसके 2 अलग अलग पोजीशन के लिए हमने इमेजेस ऑब्टेन किए एक स्क्रीन पर, उसका रिलेशन देखो क्या आ रहा है, f इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4d, यानी कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर बाई 4d। इसमें कैपिटल D क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, एंड स्मॉल d क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस है। ठीक है, स्मॉल d क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अपने को याद रखना है। f यानी फोकल लेंथ जो है डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला से, है ना, डिस्प्लेसमेंट मेथड से हमें क्या मिला, कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर अपॉन 4d, यानी 4 टाइम्स कैपिटल D। ठीक है, कैपिटल D क्या है अच्छे से समझ में आना चाहिए, स्मॉल d क्या है, तो कैपिटल D ऑब्जेक्ट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, स्मॉल d लेंस के डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस है। ठीक है, लेंस का डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो ऐसी रही हमारी कहानी। अब आगे बढ़े, अगर
अब देखो बेटा, चूंकि हमें क्या मिला है, ये मिला है सिंस f इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4d, तो 4fd इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो देयरफॉर स्मॉल डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, डी स्क्वायर माइनस 4fd। इसमें से अगर मैं d कॉमन ले लूं बेटा तो d माइनस 4f हो जाएगा, है ना, डी स्क्वायर इक्वल टू देयरफॉर d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट d इंटू डी माइनस 4f, है ना बेटा, ऐसा हो जाएगा d की वैल्यू। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट जो है लेंस का वो कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ d इंटू डी माइनस 4f। अब आपको शायद पता होगा बेटा कि कभी भी रूट के अंदर की जो वैल्यू है ना, ये कभी भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया ना तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, है ना, इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे, रियल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो बेटे इसके लिए फॉर रियल सॉल्यूशन ऑफ स्मॉल डी, है ना, d माइनस 4f को क्या होना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। देयरफॉर कैपिटल D शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। तो ये भी सवाल पूछा जाता है अक्सर कि इस डिस्प्लेसमेंट मेथड में कैपिटल D की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो कैपिटल D की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स f होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स f होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अपने को क्या दो बातें सीखने को मिली कि इस मेथड से जो हमें फोकल लेंथ मिलेगा वो डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4d होगा, और इसमें से ये d की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 4f होना चाहिए, तभी हमें क्या मिलेगा, सही सही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, ओके, ठीक है भाई। अब देखो हमको जैसा कि पता है इसमें दो अलग अलग इमेज बने, ठीक है, एक मिला बेटा a डैश b डैश और एक मिला a डबल डैश b डबल डैश। पहले पोजीशन के लिए एक इमेज बनेगा, दूसरे पोजीशन के लिए एक इमेज मिलेगा। दोनों पोजीशन का लोकेशन जरूर सेम है, उसी स्क्रीन पर बन रहा है, यानी दोनों कंडीशन में हमारा जो इमेज बन रहा है वो एक ही जगह पर बन रहा है। ये बात तो हमें क्लियरली विजिबल है, दिख रहा है, लेकिन क्या दोनों की हाइट भी सेम है, नहीं, है ना। एक केस में जो इमेज की हाइट है वो बड़ी है और दूसरे केस में जो इमेज की हाइट आ रही है वो थोड़ी छोटी है कि नहीं बेटा। तो दोनों ही कंडीशन में जो इमेज की हाइट है वो अलग अलग है। एक कंडीशन में मैं बोल लूं क्या h1 और एक कंडीशन में मैं बोल लूं h2, तो चलो इनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से समझना, फॉर पोजीशन 1 मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटा, तो मैग्निफिकेशन होता है सर HI बाय HO इक्वल्स टू V बाय U, होता है कि नहीं। तो चलो HI इस बार कितना H1 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है बेटा HO इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस कितना है, ये देखो D माइनस x1, और D माइनस x1 कितना आया था बेटा, D माइनस x1 आया था D प्लस डी बाई 2, ठीक है, D प्लस डी बाई 2, और U कितना है x1 और x1 कितना है D माइनस डी बाई 2, ठीक है बेटे, ऐसा आया। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, D प्लस डी बाय डी माइनस डी, दिस इज H1 बाय HO, D प्लस डी बाय डी माइनस डी, ठीक है, ये हो गया एक बात। फॉर पोजीशन 2 इस बार M2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, इस बार इमेज का डिस्टेंस क्या है H2, ऑब्जेक्ट तो वही है, अभी भी ऑब्जेक्ट वही है, तो HO इक्वल्स टू इस बार इमेज डिस्टेंस क्या है बेटा D माइनस x2। तो जैसा कि मैंने बोला है आपको पहले जो ये था अब वो ये है, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा D माइनस डी बाई 2, और ये वाला चीज क्या हो जाएगा U, जो ये था अब वो उधर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, यानी D माइनस x1 आ जाएगा कितना D प्लस डी बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा।
तो H2/HO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D माइनस D/D प्लस D। दिस इज सेकेंड थिंग, मतलब सेकेंड पोजीशन में ये चीज आया। इसको मैं बोल लेता हूँ बेटा A और इसको बोल लेता हूँ मैं B। क्लियर है? तो जब हम ये इमेज ये A और B इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है, जब अपन A और B पोजीशन को देख रहे हैं, तो देखो क्या मिलता है, दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो। इफ इक्वेशन इक्वेशन A मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन B, तो क्या हो जाएगा बेटा, H1/HO इंटू H2/HO इज इक्वल टू D प्लस D/D माइनस D इंटू D माइनस D/D प्लस D। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा, इक्वल टू 1। तो देयरफॉर H1H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, HO का स्क्वायर। तो ये रिलेशन होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट मेथड में दोनों इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के बीच। ठीक है, दोनों इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के बीच में क्या रिलेशन होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द इमेजेस, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द हाइट ऑफ बोथ द इमेजेस, प्रोडक्ट ऑफ हाइट ऑफ बोथ द इमेजेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इस कंप्लीट डिस्कशन का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है बेटा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, F इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4D, और ये कैपिटल D की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4F होना चाहिए, और उनके दोनों इमेजेस की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। तो ये 1, 2 और 3 इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। आपको कभी कभी ये जरूरत भी पड़ सकता है, तो H1/HO H2/HO ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि इसको कहां पर यूज किया जाएगा। चलो एग्जांपल लिया जाए। सी बोल रहा है स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर behind an object, okay, behind an object. The image of the object on the screen is formed by a convex lens. The image of the object is formed by a convex lens at two different locations, separated by 20 centimeter, separated by 20 centimeter. Determine the focal length of the lens. Determine the focal length of the lens. ठीक है बेटा, सो दिस इज द क्वेश्चन, है ना, ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो भाई सबसे पहली लाइन को अगर ध्यान से पढ़ें तो अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट। स्क्रीन जो है ऑब्जेक्ट के 90 सेंटीमीटर पीछे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस क्या है, 90 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया करते थे बेटा, कैपिटल D, है ना। तो हमारे पास कैपिटल D गिवन है 90 सेंटीमीटर। फिर देखो कि बोलता है कन्वेक्स लेंस एट टू डिफरेंट लोकेशन सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। तो दो अलग अलग जगह पर रखा जाता है लेंस को, और उसके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d, 20 सेंटीमीटर। व्हाट वी वांट, फोकल लेंथ। तो व्हाट कैन वी डू, we can use the formula directly.
तो क्या है बेटा हमारे पास फॉर्मूला, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4d, ठीक है। तो कैपिटल डी 90, स्मॉल डी 24 इंटू 90, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में। तो देखो बेटा 90 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, 90 माइनस 20 70 इंटू 90 प्लस 20 110 अपॉन 36, है ना। तो ये और ये कैंसिल हो गया बेटा, 770 अपॉन 36 सेंटीमीटर। दिस इज द फोकल लेंथ, है ना, गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो कन्वेक्स लेंस हमने यूज किया है उसका फोकल लेंथ क्या आएगा, कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेना बेटा, रख लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके एक और रूप में दे सकता है, दिया जाता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो क्या बोल रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल बोला जा रहा है बेटा, एक कन्वेक्स लेंस इज कट इन हाफ along its principal axis and the two halves are separated by a distance of 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के साथ ही मतलब फिगर के साथ समझने की कोशिश करते हैं। दो कन्वेक्स लेंस लिया बेटा और उसको along दी प्रिंसिपल एक्सिस कट कर लिया, और along द प्रिंसिपल एक्सिस कट करके उसको सेपरेट कर दिया। तो एक हिस्सा को यहाँ रखा और दूसरे हिस्से को यहाँ रखा, है ना, ऐसे सेपरेट कर लिया, ओके। और ये रहा आपका स्क्रीन, ओके बेटे। तो एक कन्वेक्स लेंस इज कट इन टू हाल्व्स along its principal axis and the two halves are separated by a distance of 12 सेंटीमीटर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। एक ही लेंस था, उसी के दो टुकड़े हैं। अब आप मुझे ये बताओ इसमें क्या कंसेप्ट यूज होगा बेटा। सबसे पहले लाइन से जो हमें समझ में आया कि एक लेंस और उसको कट किया कैसे, along दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब अपन along दी प्रिंसिपल एक्सिस कट करते हैं तो फोकल लेंथ में जो दोनों पार्ट बनेंगे बेटा उसके फोकल लेंथ पे क्या असर होगा। तो आपको बताया गया है कि कोई चेंज नहीं होता है, along द प्रिंसिपल एक्सिस कट करने पर फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। तो फोकल लेंथ दोनों का क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा। तो जो भी होगा, मान लो f है तो इसका भी क्या रहेगा, f ही रहेगा, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि an object is placed 6 सेंटीमीटर in front of the lens as shown। अच्छा, इस लेंस के 6 सेंटीमीटर पीछे ऑब्जेक्ट रखा गया है O, ओके। Two sharp images are formed on the screen placed 80 सेंटीमीटर from the object। और इस ऑब्जेक्ट से स्क्रीन के बीच की दूरी है 80 सेंटीमीटर, और इस स्क्रीन पर ही दोनों अपना अपना इमेज बनाता है। ये इसका भी इमेज यहीं बनता है और इसका भी इमेज यहीं पर बनता है 80 सेंटीमीटर पर, ठीक है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, दिस फोकल लेंथ वी हैव टू फाइंड। तो बताओ बेटे, देखो तो ये इनडायरेक्टली क्या हो गया, ये इनडायरेक्टली हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड ही हो गया, है ना बेटा। एक पोजीशन, और मैंने क्या बोला है बेटा, लेंस पूरा हो या आधा हो, है ना। इस तरीके से अगर काटा है तो आधे लेंस रखोगे, पूरे लेंस रखोगे तो भी क्या होगा, इमेज के लोकेशन, नेचर, साइज, इन सब चीजों पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप इसको फुल लेंस भी मानो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी अपन फुल लेंस माने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक ही लेंस है, उसके दो पोजीशन हो गए, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये डिस्प्लेसमेंट मेथड का ही फॉर्मूला है, जिसमें ये किसका काम करेगा बेटा, कैपिटल डी का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, स्मॉल डी का काम करेगा। तो F इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ठीक है। तो कैपिटल डी इज 80, 12, 4 इंटू 80, बस अपने को सॉल्व कर लेना है इसको। तो F इक्वल्स टू 80 माइनस 12 कितना हो गया, 78, सॉरी 68 और 92, 68 एंड 92 और 320, ठीक है, 320। अब इसको क्या करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन।
कर लोगे ना, इतना तो कर ही लोगे। चलो इसको सिंप्लीफाई करते रहना, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो इससे आपको फोकल लेंथ देखो डायरेक्टली निकल आएगा। ओके, तो समझ गए होंगे बच्चे कि इस ये जो हमने कंसेप्ट सीखा है उसका क्या यूज होगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो सेकेंड हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, इस फोकल लेंथ पर निकालने की मेथड पढ़ रहे हैं। सेकेंड मेथड है बेटा न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला याद करो तो एक बार अगर अपने दिमाग पे जोर डालो तो न्यूटन्स फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कब पढ़े थे बेटा, जब अपन मिरर में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मिरर के केस में भी हमने न्यूटन फॉर्मूला पढ़ा था। और अगर अच्छे से याद करो तो आपको याद आएगा कि इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की जो डिस्टेंस है वो अभी तक किससे लिया करते थे, पोल से या ऑप्टिकल सेंटर। मिरर के केस में पोल के कंपैरिजन में लेते, पोल से लेते हैं, और इसके केस में, लेंस के केस में अपन कहां से लेते हैं बेटा, ठीक है, लेंस के केस में अपन ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर या पोल से ना कंपेयर करके अगर फोकस से कंपेयर करें, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस से लें और इमेज डिस्टेंस भी फोकस से लें, तो अपन क्या यूज करते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। और क्या आया था बेटा, आया था कि x1 इंटू x2 इक्वल टू क्या होता है, एफ स्क्वायर होता है, ठीक है। x1 इंटू x2 इक्वल टू एफ स्क्वायर होता है। तो व्हाट इज x1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, और x2 क्या है बेटा, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, ठीक है। x1 और x2 क्या चीजें हैं, तो वैसे ये सेम चीज जो है बेटा लेंस में भी यूज होता है, ठीक है। सेम फॉर्मूला अपन लेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ये आपका f हुआ, ये 2f हुआ, यहाँ आपने एक ऑब्जेक्ट रख लिया f और 2f, तो हमने एक लेंस बना ली, इमेज बना ली सपोज, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इस तरीके का मान लो बना। तो ये आपका f हुआ बेटा, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो अगर मान लो इसको मैं x1 बोलता हूँ और ये इधर का f है और ये इमेज की डिस्टेंस है, इसको मान लो x2 बोलो, तो इसकी फोकल लेंथ और x1 x2 में क्या रिलेशन है, यही रिलेशन है, x1 इंटू x2 इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, ठीक है। x1 इंटू x2 इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखें। नेक्स्ट थर्ड, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस बाय प्लेन मिरर मेथड, प्लेन मिरर मेथड, ठीक है। प्लेन मिरर मेथड से फोकल लेंथ निकालना। इसमें क्या करते हैं बेटे, हम लोग एक प्लेन मिरर लिया जाता है और इस प्लेन मिरर के ऊपर जिस लेंस का फोकल लेंथ निकालना है उस लेंस को अपन क्या करते हैं, रख लेते हैं, ठीक है, ऐसा। और इसके एक्सिस के अलोंग एक ऑब्जेक्ट लाते हैं, इस तरीके से मान लो एक ऑब्जेक्ट लिया, तो क्या होगा बेटा, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएगी और इस तरीके से पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ बने, एक ही पॉइंट पर बने, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में
कोई पैरालैक्स नहीं हो, पैरालैक्स नहीं हुए इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे को ओवरलैप कर गया, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज क्या हो रहा है, एक ही प्लेस पर बन रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल है बेटा, ऐसा कब पॉसिबल है? तो सोचो, हमने आपको पहले भी सिखाया है कल के लेक्चर में कि इमेज और ऑब्जेक्ट कब कोइंसाइड करते हैं, जब रेज मिरर पर कैसा पड़े, परपेंडिकुलर पड़े, ठीक है। तो इससे निकलने के बाद, है ना, इससे निकलने के बाद ये इसको कैसे हो जाना चाहिए बेटा, ऐसे, है ना, मिरर पर कैसे पड़ने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो मिरर पर परपेंडिकुलर पड़ेगा तो वो क्या करता है बेटा, हमेशा, है ना, रिवर्ट कर ये कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो इस तरीके से जब लाइट रे पड़ती है मिरर के ऊपर तो रेस क्या हो जाते हैं, अपने आप को रिट्रेस कर लेते हैं और रिट्रेस करते हुए इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पर बन जाता है। आगे मेरी बात समझ में? तो इस ऐसा कब पॉसिबल है बेटा, अब ध्यान से सोचो। तो यहाँ पर पैरेलल परपेंडिकुलर पड़ा बेटा, है ना, इस मिरर पर कैसे पड़ा, परपेंडिकुलर पड़ा। तो देखो ये रे और ये तीनों कैसे दिख रहे हैं आपको, पैरेलल दिख रहे हैं क्या? इसका मतलब यहाँ से रे गया और लेंस को पार करने के बाद पैरेलल हो गए। आ रही मेरी बात समझ में? तो ऐसा कब होता है बेटे बताओ, कि रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गए, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, फोकस पर, यानी ये जो डिस्टेंस है वही क्या है, आपका फोकल लेंथ है, ठीक है बेटा, यही आपका क्या है, फोकल लेंथ है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको एक ऐसा पोजीशन या लोकेशन ढूंढना है जहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कोइंसाइड कर ले और उस डिस्टेंस को निकाल लेना, वही आपका फोकल लेंथ है। आगे मेरी बात समझ में? तो ऐसे इस प्रकार से अपन फोकल लेंथ निकालते हैं कन्वेक्स लेंस का प्लेन मिरर के यूज करते हुए, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक सी, अगर मान लो हमें कभी किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो कैसे निकालें? फाइंडिंग RI ऑफ अ लिक्विड बाय यूजिंग convex lens, by using convex lens, ठीक है बच्चे, आगे मेरी बात समझ में आपको? इसमें अपने को क्या करना है, एक प्लेन मिरर लेना है, ठीक है, ध्यान से समझना, एक प्लेन मिरर लेना है और इस पर एक कन्वेक्स लेंस रख देना है, ठीक है, इस पर एक कन्वेक्स लेंस रख देना है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट लाएंगे, ओके बेटा, और इस तरीके से लाएंगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए। तो आपको पता है बेटा ये वाला डिस्टेंस जो है अभी मुझे क्या दे देगा, इस लेंस का फोकल लेंथ दे देगा। तो हमें क्या मिल गया बेटा, लेंस का फोकल लेंथ मिल गया। क्लियर है मेरी बात? अब क्या करते हैं, ये जो बेटा यहाँ पर खाली स्पेस है ना, इस पे अपन कोई जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो डाल देते हैं। तो ये हुआ बेटा फर्स्ट सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, उस मिरर के ऊपर उस लिक्विड को डाल देते हैं जिसका हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो जब मैं इसके अंदर लिक्विड डाल दूंगा बेटा, ठीक है, यहां पर अगर लिक्विड डाल दूंगा तो देखो, आप गौर से देखो, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन वो कैसा दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन कैसा दिख रहा है, ये भी तो एक लेंस के जैसा दिख रहा है क्या, ये भी तो लिक्विड है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, कर्व सरफेस है, तो ये भी एक लेंस के जैसा काम करने लगेगा। मतलब ये आपका एक लेंस हो गया, ठीक है, ये एक लेंस हुआ और ये दूसरा लेंस हो गया। आगे मेरी बात समझ में? तो ये जो है अब एक ऐसा ये एक लेंस हुआ
और ये एक दूसरा लेंस हुआ। आगे मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर दो दो लेंस हो जा रहा है। तो इसका वाला लेंस तो फोकल लेंथ तो वहां से ऑलरेडी मिल चुका है आपको f0। इसका वाला फोकल लेंथ अपने को पता नहीं, सपोज इसका फोकल लेंथ क्या बोलता हूँ, स्मॉल f बोलता हूँ। ठीक है बेटा। तो अब भी क्या है, ये अब भी क्या है, सिचुएशन यही है, एक लेंस है, लेकिन ये लेंस बेसिकली अब सिंगल नहीं है बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज है। लेकिन एज अ होल तो एक सिंगल लेंस की तरह काम कर सकता है ना। तो ये भी क्या हो गया बेटा, एक लेंस हो गया और एक मिरर हो गया। ठीक है, तो फिर से एक लेंस मिरर सिस्टम हो गया। अगेन अपन क्या करेंगे बेटा, अगेन अपन इसके पास एक ऑब्जेक्ट लाएंगे और वही सिचुएशन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जिसमें कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर जाता है। तो बेटा अगेन तो आपको पता है ये जो डिस्टेंस मिलेगा वो इस लेंस सिस्टम का क्या मिलेगा, फोकल लेंथ मिलेगा, और वो फोकल लेंथ है सपोज कैपिटल एफ। ठीक है, वो फोकल लेंथ है सपोज कैपिटल एफ। आगे मेरी बात समझ में? तो विदाउट लिक्विड वाला जो मिलेगा डिस्टेंस वो फोकल लेंथ ऑफ लेंस देगा, और विथ लिक्विड जो आपको ये डिस्टेंस मिलेगा वो आपको फोकल लेंथ ऑफ ये दोनों देगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? तो बताओ बेटा इसमें इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा? तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन का ये फोकल लेंथ है, तो यहाँ पर लेंस के कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज हो जाएगा। तो क्या था बेटा, 1/f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/f0 प्लस 1/f हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में? तो यहाँ से और ये मिल गया आपको, यहाँ से ये मिल गया, तो ये और ये पता है, और ये पता कर लोगे बेटा, है ना। f जो है वो पता कर लोगे, और f जब जैसे ही पता आ जाएगा तो ये देखो ये क्या है बेटा, इसका शेप आपको दिख रहा है। अगर आप इसका शेप देख पा रहे हो तो ये क्या है, प्लेन है, और ये कैसा है, कनकेव सरफेस है ना। ये कनकेव सरफेस है, यानी ये प्लेनो कनकेव लेंस है। और प्लेनो कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, लेंस मेकर्स फॉर्मूले से 1/f इक्वल्स टू माइनस म्यू माइनस 1/2/r, ऐसा आता था क्या, माइनस म्यू माइनस 1/2/r। ठीक है बेटा, तो यहां से ये मिल जाएगा, इसको रख देना है, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, है ना, इस लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसकी वैल्यू पुट करोगे तो म्यू निकल आएगा। ये फाइनली इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसके फोकल लेंथ को, सॉरी इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मेथड ये है, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इसको यूज कैसे करना है। ओके, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर। Example. On a horizontal plane mirror, a thin equiconvex lens of glass is placed, and when the space between the lens and mirror is filled with a liquid, an object held at a distance d, which is 30 cm vertically above the lens, is found to coincide with its own image as shown in figure. If equiconvex lens has a refractive index इतना and radius of curvature 20, then find refractive index of the liquid. ठीक है बेटे, तो आपको जो लेंस है वो कैसा है बोल दिया, इक्वी कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इक्वी कन्वेक्स लेंस। तो बेटा इक्वी कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ तो अपने को पहले से पता है ना, क्या होता है, f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/2/r। इक्वी कन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला क्या होता है फोकल लेंथ का, ये होता है, सॉरी 1/f इक्वल्स टू ये होता है। तो रख लो इसको, 1/f इक्वल्स टू म्यू बोला है आपको कितना लेना है, म्यू इस लेंस का 1.5 लेना है। तो 1.5 माइनस 1 इंटू 2, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 20। तो देखो क्या हो रहा है, 1/f इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2/20, तो f इक्वल्स टू क्या आ रहा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो लेंस दिया हुआ है उसका फोकल लेंथ आपको ऑलरेडी गिवन है। अब बोलता है कि इसको किसके ऊपर रखा है बेटा,
एक मिरर के ऊपर रखा है, कौन सा, प्लेन मिरर। बोलते हैं कि अब इसके बीच में हमने क्या डाल दिया, लिक्विड डाल दिया। ओके, और लिक्विड डालने के बाद जब हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका कोइंसाइडिंग इमेज मिलता है कितने पर, कैपिटल डी पर, और कैपिटल डी की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। ये कैपिटल डी क्या है, 30 सेंटीमीटर। आगे मेरी बात समझ में। तो आपको पता है बेटा ये कैपिटल डी किसका काम करता है, एफ इनके और इनके कॉम्बिनेशन जो बनाएंगे उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का काम करता है ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आपको मिल ही चुका है कितना, 30 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर, और इसका आपको पता करना है। ठीक है, तो चलो पता कर लेते हैं बेटा। तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f यानी 20 प्लस 1/f। ठीक है, और ये f इक्विवेलेंट कितना था बेटा, 30 है ना, f इक्विवेलेंट कितना है, 30। आगे मेरी बात समझ में। तो देखो ये कितना आ रहा है, 1/30 माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/f। तो हो गया इसका कितना, 60 माइनस 3 1/f माइनस 1/60 इक्वल्स टू 1/f, देयरफॉर f इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। तो ये जो लेंस बनेगा किसका, लिक्विड वाला, ठीक है, इस तरीके का ये वाला जो लेंस बनेगा किस शेप का है बेटा, प्लेनो कनकेव शेप का है। और इसका ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है इसका रेडियस क्या होगा, जो इसका रेडियस था, इसका रेडियस कितना था, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास प्लेनो कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ इतना है, रेडियस इतना है, म्यू अपने को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो चलो, तो भाई अपने को लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू कितना है बेटा, पता नहीं है अपने को, म्यू माइनस 1/1/r1। तो इसका r1 देखो किधर है बेटा, इस तरफ है, लाइट कहाँ से आ रही थी, इस तरफ से, तो इसका r1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -20 हो जाएगा, -1/r2। इसका जो सेकेंड सरफेस है वो क्या है, प्लेन है, प्लेन का क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो म्यू -1/-20 1/f इक्वल्स टू, तो f इक्वल्स टू क्या है, 1/-60, ये गया बेटा 23 सा, तो 1/3 इक्वल्स टू क्या बचा, म्यू -1, देयरफॉर म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 + 1/3 दैट इज 4/3। ठीक है, तो देखो वो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ऑब्टेन हो गया। ठीक है, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अंडरस्टूड बेटे, आगे मेरी बात समझ में आपको। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ इमेज एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन लेंस। ठीक है, लेंस के केस में स्पीड ऑफ इमेज और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन देखना। इसमें दो केस लेंगे बेटा, एक जब ऑब्जेक्ट हमारा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा हो, केस 1, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये पहला केस रहेगा। तो ये मान लो बेटे लेंस है और ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ओके, इसकी आगे मेरी बात समझ में। तो चूंकि अपने को पता है बेटा सिंस लेंस फॉर्मूले से 1/v - 1/u इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f होता है।
तो इसको लिख सकता हूँ v माइनस वन माइनस यू माइनस वन एफ माइनस वन। पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, माइनस वन क्या हो जाएगा, v का पावर माइनस टू डी वी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u का पावर माइनस टू डी यू, और फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया माइनस डी वी बाई वी स्क्वायर, और ये हो गया डी यू बाई यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देयरफॉर डी वी बाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू डी यू बाई यू स्क्वायर। देयरफॉर डी वी बाई डी वी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर डी यू। ठीक है, इसको टाइम के साथ करते तो ये डी वी बाई डी टी, डी यू बाई डी टी, वी स्क्वायर डी टी यू स्क्वायर डी टी, है ना, वी स्क्वायर डी टी और यू स्क्वायर डी टी, ऐसा आता है ना। तो डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू क्या बचता वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। Therefore, dv by dt equals to v by u का स्क्वायर du by dt। तो बेटे dv by dt क्या है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, तो dv by dt का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज पर यूनिट टाइम। क्या बोल सकते हैं बेटा, इमेज की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अच्छा बेटा, ये जो हमने v वगैरह माना है वो किसके रिस्पेक्ट में माना है, किसको ओरिजिन मानते हुए, लेंस को, तो ये लेंस के रिस्पेक्ट में है। इक्वल्स टू v बाई यू क्या होता है बेटा, लेंस का मैग्निफिकेशन होता है, तो एम स्क्वायर डी यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। तो ये इनके बीच का रिलेशन आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस इक्वल्स टू एम स्क्वायर टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। तो आपको याद आएगा कि ये बिल्कुल सिमिलर है किसके जैसा, मिरर के केस में, फर्क बस इतना है कि वहां पर माइनस आता था, यहाँ पर माइनस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई कहानी। आगे बढ़े, सेकेंड कंडीशन हो सकती है इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलो देखते हैं केस टू। Second case, if object is moving perpendicular to the principal axis, perpendicular to the principal axis। ओके, इसको देखें तो बेटा क्या समझ में आएगा, ये रहा हमारा लेंस और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक, इस तरफ। आगे मेरी बात समझ में, तो चूंकि याद करो बेटा, हमको पता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्या होता है, m होता है, यानी मैग्निफिकेशन होता है। तो hi बराबर क्या हो जाएगा बेटा, m टाइम्स ho हो जाएगा। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, तो d टाइम्स hi बाई डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा m टाइम्स dho बाई डी टी। ठीक है बेटा, तो जब ये ऑब्जेक्ट आगे इस तरफ जाएगा तो बेसिकली क्या चेंज होगा बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होगा, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट की स्पीड, है ना, अलोंग दिस। तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस का, ये क्या हो गया बेटा, y कंपोनेंट। इधर वाला जो था वो x था, अभी y की बात हो रही है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस का y कंपोनेंट। ठीक है, तो ये आएगा फॉर्मूला आपके जब ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रही होगी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आगे मेरी बात समझ में, और कभी कभी दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ एंगल पर चलेगा तो दोनों चीज आएगा, तो आपको दोनों चीज आपको अपने ऑब्जर्वेशन में लेना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे और आज की सभा समाप्त करेंगे। ठीक है, कहाँ गया भैया, एक एग्जाम्पल मिल जाए फिर काम हो जाएगा। ठीक है, चलो मिल गया। क्या बोल रहा है बेटा कि
आपको एक लेंस दिया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट है ओ, ये ऑब्जेक्ट से इसकी दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है। ये आपका ऑब्जेक्ट जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, और लेंस जो है आपका इस तरफ जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, लेंस भी, और फोकल लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ द इमेज, व्हाट वी वांट, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है वो अपने को चाहिए। ठीक है, तो चलो बच्चे, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, v निकाल लो। तो v इक्वल्स टू लेंस के केस में यू एफ अपॉन यू प्लस एफ होता है बेटा। तो u कितना है देखो बताओ, u हो गया आपका -30 अपॉन सॉरी इंटू एफ कितना 20 अपॉन -30 प्लस 20, तो -30 20 -10, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो जा रहा है 23 जा 60 सेंटीमीटर, प्लस में आ जा रहा है, तो v इक्वल्स टू आ गया 60 सेंटीमीटर। आ गई मेरी बात समझ में? तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया बेटा, m मिल गया v अपॉन u, सो v इज 60, u इज -30, तो दिस इज -2, m इक्वल्स टू -2। ऑल्सो हमने क्या पढ़ा है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल्स टू m स्क्वायर टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? तो इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस इक्वल्स टू m स्क्वायर टाइम्स, इसको क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू m स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज पता नहीं मुझे, माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस क्या दिख रहा है बेटा, -2i है ना, -2i इक्वल्स टू 4, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है 2i, सॉरी, माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस क्या दिख रहा है -2i, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2i। ओके, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस माइनस +2i इक्वल्स टू 4 टाइम्स 2 + 2 4i, तो 4i हो गया। वेलोसिटी ऑफ इमेज +2i कैप इक्वल्स टू 16i कैप, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू 14i कैप। ठीक है बेटे, तो इमेज की वेलोसिटी क्या आ गई 14i कैप, यानी 14 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और प्लस i कैप मतलब इस डायरेक्शन में, यानी टुवर्ड्स राइट। ठीक है, टुवर्ड्स राइट। आगे मेरी बात समझ में? तो देखो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो बच्चे। क्लियर है? तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।